हेलो बच्चों, अम्बे होम साइंस क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं अनुराधा सिंह। आज आप लोगों को टेक्सटाइल, जो आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, क्लास 9th, क्लास 10th, 11th और 12th, इसके बाद बीए में भी है, एमए में भी है, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वहाँ भी। तो ये हम लोग समझेंगे बेटा। इसका पिछला वीडियो मैंने डाला बेटा, वहाँ पे इंट्रोडक्शन मैंने बताया है कि तंतु क्या होते हैं, वस्त्र कैसे प्राप्त होते हैं, कैसे बनते हैं, और आपके वस्त्र यानी टेक्सटाइल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो आप सारे बच्चे एक बार पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा बेटा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। वस्त्र तंतुओं के गुण, क्या देखना है बेटा हमें? वस्त्र तंतुओं के गुण, ठीक है। ये जो हमारे वस्त्र है ना बेटा, इनमें गुण क्या क्या पाता है? दो प्रकार के गुण होते हैं बेटा। एक तो उनका प्राथमिक गुण होता है और एक द्वितीय गुण होता है। लेकिन आपको समझना है बेटा यहाँ पे इनके गुण, ठीक है। तो क्या क्या गुण इनमें पाया जाता है वो हम लोग देखेंगे। एक बार आप सारे बच्चे कॉपी भी लेके बैठिएगा बेटा, इसे थोड़ा सा नोट डाउन भी करते जाइए, या फिर आप लोग बाद में अपना नोट्स बना लीजिएगा। तो देखिए बेटा, सबसे पहला है बेटा संतोषजनक लंबाई। क्या है बेटा? संतोषजनक लंबाई। जब हम वस्त्र बनाते हैं ना, तो वस्त्र को बनाने के लिए लंबे तंतु अधिक उत्तम होते हैं। और कौन सा ऐसा तंतु है जो सबसे लंबा होता है, बताइए। तो देखिए बेटा, प्राकृतिक जगत में अगर आप देखेंगे, कहाँ बेटा? प्राकृतिक जगत में अगर आप देखेंगे बेटा, तो रेशम का जो तंतु होता है ना बेटा, ये सबसे लंबा होता है, ठीक है। और अगर आप वनस्पति में देखेंगे बेटा, अगर आप वनस्पति में देखेंगे तो फिर वहां पे आ जाएगा आपका लिनन, ठीक है। क्या आ जाएगा? लिनन। तो हम सब जानते हैं बेटा कि जो हमारा रेशा जितना ही लंबा रहेगा, उससे उतना ही उत्तम तंतु तैयार होता है, उत्तम धागा तैयार होता है, ठीक है। वस्त्र बनाने में यदि तंतु उत्तम या उच्च उच्च कोटि का है एवं कम लंबाई के होते हैं, तो वस्त्र निर्माण के लिए गांठों का प्रयोग करना पड़ता है। गांठ मतलब जैसे मान लीजिए एक रेशा है, ये एक और रेशा है, अब इसे में जोड़ना है बेटा, तो हम क्या करेंगे? इसको दोनों को आपस में बांधेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा? गांठ। क्या हो गया बेटा? गांठ, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं? गांठों का प्रयोग करते हैं, जो वस्त्र को आकर्षक यानी वस्त्र की जो आकर्षकता होती है उसे क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। जैसे बेटा आप लोग रुई की बाती बनाए हैं, रुई की बाती जब हम बनाते हैं बेटा, तो हमें जितना बड़ा चाहिए होता है, हम उस रुई में और भी रुई ऐसे ऐसे जोड़ते चले जाते हैं, फिर उनको एक साथ लेकर के हाथ में ट्विस्ट करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है? हमारी ये पूरी बाती एक बन जाती है। लेकिन हमें वहाँ गांठ तो नहीं समझ में आता, लेकिन जब आप धागे को जोड़ते हो ना बेटा, तो वहाँ पे क्या आ जाता है? आपका गांठ, ठीक है। तो इसलिए बेटा जो रेशे होते हैं, अगर आपके तंतु लंबे हैं तो उससे अच्छे गुण वाले धागे तैयार होंगे। लेकिन अगर उनकी लंबाई कम है तो फिर जो हमारे वस्त्र बनेंगे उसे थोड़ा सा कम आकर्षक करेगा। तो पहला सबको समझ में आ गया, संतोषजनक लंबाई। अब देखेंगे बेटा पर्याप्त दृढ़ता। दृढ़ता मतलब होता है बेटा मजबूती। क्या होता है बेटा दृढ़ता मतलब? दृढ़ता मतलब होता है मजबूती, ठीक है बेटा। जैसे आप कोई धागा ले लो, कोई भी आप धागा ले लो, ठीक है। उस धागा को लेने के बाद आप खींचो, जैसे ये धागा है, आप खींचो, तो जो आसानी से टूट गया, यानी उसमें मजबूती कम पाई जाती है, ठीक है बेटा। लेकिन खींचने के बाद जब धागा थोड़ा टाइम तक आप खींचते हो, उसके बाद जब वो टूटता है, उसके बाद जब वो टूटता है बेटा, तो
हम उसे क्या कहेंगे, इसमें दृढ़ता पाई जाती है, यानी इसमें मजबूती अच्छे रूप से पाई जाती है। तो ऐसे जो वस्त्र होते हैं बेटा वो टिकाऊ भी होते हैं और मजबूत भी होते हैं तथा उनमें दबाव सहने की क्षमता भी होती है। जैसे ऊन का रेशा बेटा बहुत कमजोर होता है, ऊन आप खींचोगे तुरंत टूट जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप मजबूती देखो तो आपका कॉटन हुआ, लिनन हुआ, इनके जो रेशे होते हैं ना बेटा ये मजबूत होते हैं। समझ में आया? तो क्या गुण होना चाहिए आपके वस्त्र, यानी जो तंतु है, जो फाइबर है, पहले तो उसमें संतोषजनक लंबाई हो। दूसरा क्या गुण होना चाहिए उसमें, पर्याप्त दृढ़ता हो यानी मजबूती हो। तीसरा है बेटा कोमलता, कोमल तंतु से बने हुए वस्त्र सबको पसंद आता है और इन वस्त्रों के निर्माण में केवल कोमल तंतुओं से ही संभव हो सकते हैं। यानी आपके कुछ ऐसे वस्त्र होते हैं बेटा जो कोमल तंतुओं से ही उनके वस्त्र बनाए जाते हैं। सब किसी को बेटा, हर किसी को कोमल वस्त्र जो होते हैं बेटा वो आप कभी भी पहन सकते हो। आपको क्या देता है, आराम। क्या देता है बेटा, आराम देता है। लेकिन अगर वही रेशे खुरदुरे हैं, जैसे बेटा सन जानते हैं आप लोग, जिससे जूट की बोरी बनती है, जूट की बोरी। अब बेटा अगर इस जूट से अगर आपके लिए वस्त्र तैयार कर दिया जाए तो पहले तो वस्त्र बनता नहीं है, लेकिन बनेगा भी तो लोग नहीं पहनेंगे। क्यों? क्योंकि इसके जो रेशे होते हैं वो कड़कीले, ठीक है, और यानी कड़े होते हैं, इनके रेशे कोमल नहीं होते, ठीक है बेटा। तो कड़े होते हैं जिसकी वजह से इनसे वस्त्र नहीं बनता। तो हमें वस्त्र बनाने के लिए कोमल तंतु की आवश्यकता होती है, ठीक। अब प्रत्यास्थता मतलब जानते हो बेटा क्या होता है? प्रत्यास्थता यानी आप ऊन को लेते हो, जैसे ऊन हुआ, आप इलास्टिक रबड़ लगाते हो, आप अपने बाल में रबड़ लगाए, अब जब रबड़ देखो मान लो इतना बड़ा रबड़ है, लेकिन हम उसको खींचते हैं ना बेटा तो वो इतना तक भी जा सकता है, फिर छोड़ने के बाद वो वापस से इतना आ जाता है। ये क्या है बेटा? प्रत्यास्थता, ठीक है। अब ये क्या करेगा बेटा, यहां पर जो होता है ना बेटा, जब आप उस पर दबाव पड़ता है ना तो वो टूटता नहीं है, ठीक है। क्या होता है, ये टूटता नहीं है, लेकिन वापस छोड़ने के बाद वो अपनी पूर्ण अवस्था में आ जाता है। क्लियर है? तो ये गुण बेटा देखो कपास में तो ये गुण नहीं पाया जाता है, कपास और लिनन में प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदता का अभाव होता है, ठीक है। लेकिन ऊन में उच्च कोटि की प्रत्यास्थता पाई जाती है। आप देखिए बेटा ऊनी स्वेटर पतले लोग भी उसको पहन सकते हैं, थोड़े उनसे मोटे वाले भी पहन सकते हैं, और उनसे जो मोटे हैं वो भी पहन सकते हैं, है ना। तो क्या होता है बेटा, तंतुओं में प्रत्यास्थता का गुण होना चाहिए। प्रत्यास्थता होने पर रेशे खींचने के बाद पुनः अपने पूर्व अवस्था में आ जाते और दबाने पर धागे टूटते नहीं है, ठीक है। अब बेटा आपका परस्पर सटने की क्षमता, यानी कोहेंसिव, आपस में सटने की क्षमता। जो रेशे होते हैं वो आपस में, जैसे बेटा आप ले लो कॉटन, जब कॉटन की हम बाती बनाते बेटा तो हम देखते हैं रुई ऐसे ऐसे फूला फूला सा रहता है ना, फूला फूला सा रहता है। लेकिन जब आप उसको खींचते हो ऐसे मोटा मोटा, जब आप उसको खींचते हो, लेकिन जब आप उसको ट्विस्ट करते हो, उसको ऐसे ऐसे आप ट्विस्ट करते हो ना ले करके, ऐसे जब आप उसे ट्विस्ट करते हो बेटा तो वो क्या होता है, अभी तो इतना मोटा आप देखें, लेकिन बाद में वो बिल्कुल पतला सा बन जाता है ना, और खींचने के बाद जल्दी खींचता नहीं हो पाती, क्योंकि उसमें सटने की भी क्षमता होती है। वही होता है बेटा, यानी जो रेशा जब आप उसको जब मिलाओगे ना, जब आपस में रेशों को मिलाते हैं तो वो रेशे आपस में मिल जाते हैं, उसे ही बोलते हैं सटने की क्षमता। तंतुओं के संगठित होने की क्रिया को ही सटने की क्षमता कहते हैं। संगठित मतलब बेटा एक साथ,
संगठित मतलब एक साथ। ठीक है बेटा, क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अगला क्या गुण होना चाहिए बेटा? लचीलापन। क्या है बेटा? लचीलापन। यानी लचीलापन कैसे? कुछ कुछ कपड़े आप देखते हैं बेटा, वो ढीले भी हो जाते हैं, है ना, और खींचने के बाद थोड़ा खींचते भी हैं, फिर वापस अपनी अवस्था में आ जाते हैं। तो लचीलेपन का भी गुण होना चाहिए। तंतुओं में लचीलापन होने से पर्याप्त प्रत्यास्थता उनको अपनी यथास्थिति में बनाए रखता है। ठीक है, तो रेशे में लचीलापन, और लचीलापन किस में पाया जाता है बेटा? क्या होता है? प्रत्यास्थता का गुण भी होना चाहिए। ये दोनों ही गुण एक दूसरे पर निर्भर करते हैं ना। आपका लचीलापन भी होना चाहिए और प्रत्यास्थता। जैसे बेटा आप कंबल ले लो, कंबल आपने मोड़ा, बिल्कुल आप उसे दबा देते हो ना, उसको दबा दो, बिल्कुल छोटा सा हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद धीरे 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 वो फिर से वापस उतना बड़ा हो जाता है ना। तो ये सारा गुण होना चाहिए। इससे क्या होता है बेटा? हमारे जो वस्त्र बनते हैं ना, वो आरामदायक और अच्छे बनते हैं। ठीक है, अब है बेटा आपका तन्मयता। तन्मयता का गुण भी होना चाहिए बेटा। यह गुण जो तंतु होते हैं ना, उसके ताना और बाना को बांध कर रखता है। बेटा ताना क्या होता है? जो इस तरह से खड़ी रेखा, ये खड़े ऐसे जो रेसे आप देखते हो, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसे ही हम ताना बोलते हैं। ठीक, बाना बेटा जो पड़ी हुई रेखाएं होती हैं, पड़ी हुई, ये खड़ी रेखा इसको बोलते हैं। और ये कौन सी रेखा है बेटा? पड़ी। ठीक, इसे हम बोलते हैं बेटा बाना। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? बाना। याद रखिए बेटा, ये बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। खड़ी रेखा जो भी रहेगी बेटा, ऐसे आप कपड़े में देखोगे, ऐसे सीधी सीधी लाइन जो दिखती है, उसे हम कौन सा धागा बोलते हैं? उसको हम ताना। और बेटा यही इस तरह के जो ताने होते हैं ना बेटा, फिर उस पे हम बाने को जब मिलाते हैं, तभी हमारा क्या बनता है? वस्त्र। क्या बनता है बेटा? वस्त्र। ठीक है, और इन्हीं की संख्याओं को गिनना ही गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है? गुणांक। क्लियर है? चलिए, तो हमें क्या देखना है बेटा? आपका तन्यता, यानी तानों और बानों को आपस में बांधने और उनकी यथास्थिति को बनाए रखने में तन्मयता का गुण होना चाहिए। फिर बेटा चमकीलापन। देखो बेटा, मजबूती और कोमल तथा स्वस्थ तंतु एक चमक होती है जो वस्त्र को सुंदरता में बढ़ा देता है। जैसे रेशम, रेशम में बेटा बहुत ज़्यादा चमक होती है। ठीक है, रेशम में सबसे ज़्यादा चमक होती है। आप देखोगे रेशम के जो वस्त्र होते हैं ना, बहुत चमकीले होते हैं। टिटेनियम डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अब जो रेशम होता है ना बेटा, इसमें चमक सबसे ज़्यादा होता है। तो चमक से क्या होता है? हमारे वस्त्र जो होते हैं वो सुंदर और देखने में आकर्षक लगते हैं। फिर बेटा आपका 9वां है अनुकूल प्रतिक्रिया। जिन तंतुओं में गंदी तथा दाग धब्बे को दूर करने का गुण होता है बेटा, उन्हें साबुन या अन्य रसायन तत्वों के संपर्क में लाया जाता है। वस्त्रों के इस गुण को ही अनुकूल प्रतिक्रिया का गुण कहते हैं। कुछ ऐसे, जैसे बेटा रेशम, रेशम जो होता है ना बेटा, अगर इस पर धूल मिट्टी भी आता है ना, अगर आप उसको झाड़ दोगे ना तो साफ हो जाता है। लेकिन कॉटन, सूती जो कपड़े होते हैं बेटा, कॉटन के कपड़े जो होते हैं, उस पर गंदगियां आसानी से चिपक जाती हैं। फिर उन वस्त्रों को हमें साफ करने में क्या करना पड़ता है? उसको रगड़ना पड़ता है बार बार। ठीक है, और आप देखो बेटा, जो आपके सूती वस्त्र होते हैं ना बेटा, इनमें यानी रगड़, जो रगड़ होती है, इसकी सहन करने की क्षमता होती है ना। इनको हम रगड़, लेकिन रेशम को हम नहीं रगड़ सकते, इसे हम नहीं रगड़ सकते, क्योंकि इसके रेशे क्या हो जाएंगे बेटा? खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या दिया है बेटा? अनुकूल प्रतिक्रिया, यानी
कुछ ऐसे रेशे होते हैं बेटा जिनमें दाग धब्बे नहीं लग पाते हैं, दाग धब्बे आसानी से छूट जाते हैं, उन्हें ही अनुकूल प्रतिक्रिया कहते हैं। 10वां बेटा अवशोषकता। बेटा ये जान लो, यहाँ से प्रश्न पूछता है लीनन। लीनन जो है बेटा आपका, लीनन में सबसे ज्यादा अवशोषण जो अवशोषण क्षमता पाई जाती है, ठीक है बेटा, लीनन में। क्लियर है? इसीलिए बेटा हमारे किचन में लीनन के ही आपके क्या तौलिया बनते हैं, जो क्या करता है, पानी को बहुत आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। लीनन के बाद आपका आता है कपास। ठीक है बेटा, लीनन के बाद क्या आता है, कपास। ऊन भी है बेटा, लेकिन कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जैसे रेशम। बेटा रेशम पानी को अवशोषित करता है लेकिन कम। सबसे ज़्यादा कौन करता है, लीनन। ये याद रखिएगा, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। जो भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अवशोषकता मतलब नमी को सहने की क्षमता। इसलिए बेटा हम देखते हैं ना, लीनन या फिर कपास के जो वस्त्र होते हैं हम ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मी के मौसम में पहनते हैं। आप सबको पता है मिस्र, आप लोग पढ़े होंगे इतिहास में। मिस्र में जो मम्मी होती थी यानी किसी व्यक्ति के मृत शरीर को लीनन में ही लपेटा जाता था। लीनन में ही लपेटा जाता था। क्यों? क्योंकि लीनन जो होता है बेटा ये ठंडा भी वस्त्र है। इससे क्या होता है, लीनन के वस्त्र जब आप गर्मी में पहनते हो तो गर्मी का एहसास थोड़ा कम कराते हैं। तो मम्मी को लीनन में ही लपेट कर रखा जाता था। ठीक है, इससे वो लंबे समय तक सुरक्षित रहती थी उसमें। यहाँ भी प्रश्न बन सकता है, आप थोड़ा सा ध्यान रखो बेटा। मम्मी को कौन से वस्त्र में लपेट कर रखा था, तो लीनन। ठीक है, लीनन बहुत पुराना रेशा है बेटा। लीनन के रेशे को तैयार करने में 6 वर्ष बस इसके खेत को तैयार करने में लग जाता है बेटा, और 1 वर्ष में ये रेशा तैयार होता है। ठीक है बेटा, 1 वर्ष में ये रेशा तैयार होता है। तो अभी जो मैं चीज़ें बताते जा रही हूँ ना बेटा, आप लोग नोट डाउन करते जाओ। तो आप सब समझ गए अवशोषक क्षमता क्या होता है। जैसे कॉटन का कपड़ा लिए, आपने भिगाया, तुरंत पानी सोख लेता है, उसको निचोड़ते हो पानी गिरता है। लेकिन आप बेटा नायलॉन के कपड़े ले लो, रेशम के कपड़े ले लो बेटा, उसमें अवशोषक क्षमता कम होती है। तो जो भी हमारे रेशे होते हैं बेटा, उनमें अवशोषकता की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। अब इसके बाद बेटा कपड़ों के तंतुओं का वर्गीकरण, यानी जो कपड़े के तंतु यानी जिससे हमें जो हम कपड़े बनाते हैं ना, उसके जो हम तंतु प्राप्त करते हैं, क्योंकि तंतु से ही कपड़ा बनता है, जिसे हम फाइबर बोलते हैं ना। ठीक है, तो उनका वर्गीकरण बेटा हमने बताया था पिछले वाले वीडियो में, आप लोग जरूर देखिएगा, मैंने वहाँ बहुत अच्छे से बताया। अब देखिए प्राकृतिक में पढ़ना है। नंबर 1 ध्यान दो बेटा, यही से प्रश्न बनता है। प्राकृतिक स्रोत, तो प्राकृतिक में हमारे पेड़ पौधे भी आएंगे, खनिज भी आएंगे, जानवर भी आएंगे। ठीक है, ये सारे हमारे प्रकृति में आते बेटा, यानी हमारे प्रकृति में जो भी चीज़ें पाई जाती हैं वो सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आएंगी बेटा, हमारे प्राकृतिक के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, तो अब पेड़ पौधे से कौन कौन से रेशे हमें प्राप्त होते हैं बेटा, तो देखो पेड़ के जो है तना, फिर है पत्ती। ठीक है बेटा, फिर इसके बाद कोय यानी जो बीज वाले होते हैं। अब देखो बेटा तना, बताओ तना, लीनन तने से ही प्राप्त होता है बेटा, लीनन, जूट। ठीक है, ये सब जो होते हैं बेटा ये हमारे तने वाले रेशे हैं। ठीक है बेटा, ये हमारे कौन से रेशे हैं बेटा, तने वाले। अब पूछता है बेटा बीज वाले रेशे, क्या पूछता है बेटा, बीज वाले। ये मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया बेटा, पिछला वाला वीडियो एक बार आप लोग देख लो, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से बताया, वापस से बताने की जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, तो बीज में आपके 2 आते हैं, एक कपास और कापोक। ठीक है बेटा, कापोक। अब इसके बाद
इसके बाद हम देखेंगे बेटा तना। तना में लीनन, जूट, हेम्प, रेमी, मनीला, कोई और। अब एक देखेंगे बेटा पत्ती। पत्ती से भी हमें रेशे प्राप्त होते हैं बेटा, पत्ती से भी हमें रेशे प्राप्त होते हैं। ठीक है, पत्ती क्या क्या है बेटा? पत्ती में पिन्ना, पिन्ना, फिर इसके बाद आता है बेटा सीसल, और इसके बाद आएगा आपका अबाका। ठीक है, ये तीन याद रखिएगा, पिन्ना, सीसल और अबाका। ठीक, तो हमने देख लिया हमारा जो भी है बेटा, यानी ये तंतु पेड़ पौधों के विभिन्न भागों से लिए जाते हैं। विभिन्न भाग वही तना, तना हो गया, तना में आपका बेटा फ्लैक्स। देखो बेटा ये जो फ्लैक्स है ना बेटा, इसी फ्लैक्स के पौधे से ही हमें लीनन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा? लीनन, क्योंकि ये तने वाला है। फिर इसके बाद जूट। ठीक है, तने वाला समझ में आ गया। लीनन, जूट, हेम्प, रेमी बहुत सारा है, लेकिन आपको लीनन और जूट को देखना है। ठीक, अब देखिए बेटा जो जूट है ना, ये विदेशी मुद्रा, हमारे भारत में जूट की खेती बहुत ज़्यादा होती है बेटा, और विदेशों में इसकी बहुत ज़्यादा मांग है। किसकी? जूट की। ठीक है, अब पेड़ के पत्ते, पत्ते मैंने बताया, पत्ते में क्या है बेटा? पिन्ना, सीसल और अबाका। इसके बाद बीज। तो ये सारे जो होते हैं बेटा, ये हमें किससे प्राप्त हो रहे हैं? आपके पेड़ पौधों से। ठीक है, अब देखिए बेटा कुछ जो हमारे पेड़ के पत्ती से भी कुछ तंतु प्राप्त किए जाते हैं, परंतु ये उतने अच्छे नहीं होते, क्योंकि ये अन्य तंतुओं की अपेक्षा कड़े और कठोर होते हैं। जबकि वे तंतु जो रोए से तथा छाल से प्राप्त होते हैं बेटा, वो कोमल होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं बेटा? छाल से। वो कैसे होते हैं बेटा? कोमल होते हैं। ठीक है, ये बात भी थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा। रोओं से तथा छाल से प्राप्त किए जाते हैं, वो कैसे होते हैं बेटा? कोमल। नारियल की जटा से भी हमें प्राप्त होता है बेटा, और उससे हम सुंदर सुंदर चटाइयाँ बनाते हैं, लेकिन हम वस्त्र नहीं बना सकते। अब बेटा खनिज, खनिज यानी क्या होता है? जो है मिनरल। खनिज जो होता है बेटा, ये जमीन के अंदर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जमीन के अंदर, जिसमें आपका सोना, चांदी। ठीक है, क्या है बेटा? सोना, चांदी, और एक और होता है बेटा एस्बेस्टस। ठीक है, ये यहाँ से प्रश्न पूछा था आपके टीजीटी में, एस्बेस्टस। ठीक है बेटा, लिख लीजिएगा इसको, एस्बेस्टर। ठीक है, ठीक, ये हमारा तीनों क्या बेटा? खनिज से। एस्बेस्टर, सोना और चांदी किससे प्राप्त होता है बेटा? खनिज। खनिज मतलब जमीन के अंदर से। इससे भी रेशे बनाए जाते बेटा। पहले के राजा महाराजा के जो वस्त्र होते थे, जो रानियां की साड़ी होती थी ना, उसमें सोने और चांदी के ही तारों से पूरे वस्त्र को तैयार किया जाता था। और जब वस्त्र फट जाते थे तो क्या करते थे? उस साड़ी को जला देते थे। जलाने के बाद जो होता था ना बेटा, सोना और चांदी हमारा बच जाता था, क्योंकि ये जलता नहीं है। अब तो बेटा सोना और चांदी इतना महंगा हो गया, इतना महंगा हो गया कि आप 1 ग्राम भी लेने से पहले सोचोगे, है ना? ठीक है, तीसरा बेटा जंतुओं से प्राप्त। जंतु यानी जो भी जानवर हैं, उनसे जो हमें प्राप्त होता है बेटा। ठीक है, जिसमें आपके रेशम और ऊन। रेशम हमें किससे मिलता है बेटा? बॉम्बेक्स मोरी। ठीक है बेटा, बॉम्बेक्स मोरी कीड़े से हमें प्राप्त होता है। और ऊन हमें किससे प्राप्त होता है बेटा? ये जो भी हमारे भेड़, बकरी, उनसे हमें ऊन प्राप्त होता है। तो ये तंतु प्रोटीन निर्मित होते हैं बेटा। और भी एक चीज जानो बेटा,
जो भी वनस्पति से हमें प्राप्त होते हैं। किससे बेटा? वनस्पति। ये कैसे होते हैं बेटा? ये सेलुलोजिक रेसे होते हैं। कौन से रेसे होते हैं बेटा? सेल्यूलोजिक। ठीक। और जो जानवर से प्राप्त होते बेटा, ये कौन से रेसे होते बेटा? ये प्रोटीन रेसे होते हैं। कौन से रेसे बेटा? प्रोटीन रेसे। जैसे आपका ऊन और रेशम, ये कौन से हैं बेटा? प्रोटीन वाले रेसे हैं। ठीक। और जो वनस्पति से प्राप्त होते बेटा, वो सेल्यूलोज। ठीक है, सेलुलोजिक रेसे होते हैं। अब देखिए बेटा, इसमें कुछ थोड़ा सा दिया है, मैं आगे पूरे का अच्छे से आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी कैसे हम लोग को पढ़ना है एक एक रेसों के बारे में। अभी यहाँ थोड़ा थोड़ा दिया है, इसको देख लीजिए। रेशम यह कीड़े से प्राप्त होता है, और ये जो कीड़े होते हैं ना बेटा, एक लसदार पदार्थ निकालते हैं। और किस पे पाए जाते हैं ये कीड़े? सहतूत। ये सहतूत की पत्तियां ही खाते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा जान लो बेटा, रेशम का उद्गम देश कौन सा बेटा? चीन। कौन सा बेटा? चीन। सी ली ची क्या है बेटा? रेशम की रानी। ठीक है। क्यों सीलिंगची को बोला था रेशम की रानी? एक बार ये अपने बगीचे में चाय पी रही थी। क्या पी रही थी बेटा? चाय। और वहीं पे सहतूत का पेड़ था, उनके चाय में एक कोकून, क्या बेटा? एक कोकून आकर के गिर गया, और उन्होंने देखा चाय गर्म थी, और कोकून जैसे ही चाय में गया, और प्रोटीन बेटा, प्रोटीन वाली चीज़ें जब गर्म चीज़ों में जाती है ना तो जमने लगती हैं। तो उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे सुंदर सुंदर से धागे उनको चमकते हुए दिखाई दिए, और वो धागे बहुत बारीक थे लेकिन लंबे थे। उन्होंने उन धागों को निकाला, और भी सारे उन्होंने कोकून को इकट्ठा किया, और उन सबको उन्होंने खौलते हुए पानी में डाला, और उससे निकाला रेशा। उससे उन्होंने अपने राजा के लिए एक अंगोछा तैयार किया। क्या बेटा? अंगोछा मतलब क्या होता है बेटा? जो भी आप लोग देखते हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, दादाजी लोग, वो लोग अपने कंधे पे रखते हैं ना, उसे बोलते हैं अंगोछा। तैयार करके उन्होंने राजा को गिफ्ट दिया, और वो इतनी सुंदर, क्योंकि रेशम में सबसे ज़्यादा चमक होती है, चमक बहुत होती है, उसकी शाइनिंग, उसकी चमक जो थी वो इतनी अच्छी थी कि राजा को जब वो दी ना तो वो बहुत खुश हो गए। अब चीन वाले क्या करने लगे ना बेटा, चीन वाले कभी नहीं चाहते थे कि हमारे इस जादुई रेशे के बारे में कोई और भी देश वाले जाने। इसके लिए उन्होंने क्या किया, किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन आपके जापान वाले उनसे ज़्यादा बुद्धिमान थे, तो जापान के 2 व्यक्ति वहां पर गए थे, ठीक है, धर्म के प्रचार के लिए। तो उन्होंने क्या किया, अपने टोपी में, किसमें बेटा? अपने टोपी में, क्योंकि वहां से कीड़ा लाना बहुत मुश्किल था। अपने टोपी में वो उस कोकून को रख लिया, उस कोकून को छुपा दिया। छुपाने के बाद वो जापान लेके आए, और आज बेटा जापान रेशम उत्पादन में सबसे आगे है। ठीक है बेटा, क्या है? सबसे आगे है। क्लियर है सबको? इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यह कीड़ा से हमें प्राप्त होता है, और लसदार पदार्थ छोड़ता है, लंबे रेशे के रूप में इसे धारण करते हैं, और वायु में आने के बाद ये सूख जाता है। रेशम व कीड़ा इस रेशे को कोकून के रूप में अपने चारों ओर लपेट लेता है। ठीक है, इसका जो जीवन काल होता है बेटा, वो 30 से 64 दिन तक, इतना अवधि होता है रेशम के कीड़े का जीवन चक्र। ठीक है, फिर इनकी 4 अवस्थाएं होती है बेटा, अंडा, लार्वा, प्यूपा, और चौथा है बेटा कीड़ा। ठीक है, ये 4 अवस्थाएं। प्यूपा अवस्था में ही हमें रेशम प्राप्त होता है। ये पहले खूब पत्तियों को खाते हैं। ठीक बेटा, पत्तियों को खाते हैं। खाने के बाद इतना ज़्यादा ये खा लेते हैं बेटा कि ये पूरा उसी में लपटा जाते हैं, एकदम लपटा जाते हैं। लपटाने के बाद फिर जो इनमें लसदार पदार्थ होता है, ये अपने मुंह से, इनके मुंह में 2 छिद्र होता है, झटकते हैं खूब,
तो इसमें से जो लसदार पदार्थ निकलता है बेटा ना, तो इसी अवस्था में इनको खौलते हुए पानी में, यानी गर्म पानी में जब इसको डाला जाता है ना, तो ये कीड़े के ऊपर जो रेशा होता है ना बेटा, वो पानी से अपने आप धीरे धीरे गर्म होने के बाद वो धीरे धीरे क्या होता है, निकलता है। और जैसे बाहर आता है ये क्या हो जाता है बेटा, जमने लगता है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है बेटा, प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटीन। क्लियर हो गया। अब देखिए बेटा ऊन, और यहाँ पे देख लीजिए रेशम जापान, चीन, अमेरिका, इन सब में बहुत ज़्यादा पाया जाता है और बढ़िया मजबूत पाया जाता है। ठीक है, जब मैं रेशम को पढ़ाऊंगी ना बेटा तो आप लोग को वहाँ पे डिटेल से समझाऊंगी, थोड़ा थोड़ा भी जान लीजिए। ऊन हमें बेटा भेड़ के बालों से प्राप्त होता है। अब वो भेड़ कोई भी हो सकता है, बकरी हो सकती है, ऊँट हो सकती है, खरगोश हो सकता है। तो उनके जो बाल होते हैं ना बेटा, उनके बालों से हम क्या करते हैं, ऊन वाला रेशा प्राप्त करते हैं। भारत की जो है मेरिनो जाति, ठीक है, मेरिनो जाति के जो हमारे भेड़ होते हैं बेटा, ये तुर्किस्तान के अंगोरा बकरी की ऊन बहुत ही बढ़िया होते हैं। एक तो हमारे यहाँ के मेरिनो भेड़ और तुर्की के जो है आपके अंगोरा बकरी, इससे हमें बढ़िया किस्म का जो है रेशा प्राप्त होता है, ऊन का रेशा। बढ़िया ऊन से पहनने के वस्त्र बनाए जाते हैं। और जो निम्न श्रेणी का होता है बेटा, जो निम्न श्रेणी का होता है, उससे आपके कंबल, दरी, कालीन, ये सारी चीजें बनाई जाती है, जो भी घटिया होते हैं। ठीक है, ये देखिए बेटा इस तरह से आपने देखा है कॉटन, यानी कपास के फल को देखा, इस तरह से उसमें रहता है, और इसी के बीच में ये सब देखिए बीए होते हैं, बीज, और ऊपर से वाइट 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 खूब सुंदर सा आपका रुई लगा रहता है ना। जब आप उसको तोड़ते हैं ना बेटा, क्योंकि कोए, इसको कोए बोलते हैं, जब कोए पक जाते हैं बेटा, अगर उसको नहीं तोड़े तो वो फट जाते हैं, फटने के बाद वो बिखर जाते हैं और इसके रेशे जो होते हैं ना बेटा उड़ जाते हैं। इसके लिए इन कोओं को क्या करते हैं, जब देखते हैं कि कोए पक गए तो इन्हें तोड़ लेते हैं, तोड़ने के बाद इन्हें सुखवाते हैं, फिर इनके बीज को निकालते हैं, और इससे हमें क्या प्राप्त होता है, कॉटन, यानी ऊन प्राप्त होता है। ये बेटा भेड़, देखो बेटा इनके ये वाले जो भाग होते हैं, ये वाला जो भाग होता है बेटा, इस पे प्रथम श्रेणी का ऊन पाया जाता है, यानी उत्तम क्वालिटी का है, क्योंकि यहाँ का भाग जो होता है बेटा सबसे बड़ा और साफ सुथरा होता है। ठीक, अब ये बेटा देखो कीड़ा, यही है हमारा बॉम्बेक्स मोरी, ठीक है, जो सहतूत की पत्तियों पर है। तूत खाए और बेटा तूत, उसी को कहते हैं सहतूत। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, यहाँ की पत्तियों को खाते हैं। अब ये बेटा देखो, ये हमारा क्या है बेटा, लिनन, यानी फ्लैक्स। फ्लैक्स के पौधे से हमें क्या प्राप्त होता है बेटा, लिनन। और ये ना भी, ये भी लंबे लंबे होते हैं बेटा, ये बहुत लंबे लंबे होते हैं पौधे। और इसमें भी नीले रंग का जो होता है, नीले फूल वाला जो पौधा होता है, वो सबसे अच्छा लिनन का पौधा माना जाता है। उसके जो रेशे होते हैं सबसे अच्छे होते हैं। ठीक है बेटा, किस रंग के, नीले रंग के फूल। ये जो फूल देख रहे हो ना बेटा आप, ये फूल नीले रंग वाले, नीले रंग वाले जो होते हैं, पीले नहीं, जो नीले रंग वाले होते हैं बेटा, वो अच्छे गुणवत्ता वाले रेशे हमें प्रदान करते हैं। ठीक है, चलिए बेटा अब आगे देखते हैं अभी और है कि नहीं। ठीक बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को एक एक रेशों के बारे में अच्छे से बताऊंगी। ठीक है बेटा, एक एक रेशे के बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे कि कपास कैसे तैयार होता है, यानी कपास हमें कैसे प्राप्त होता है, उसके क्या क्या प्रोसेस होते हैं, ये मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को बताऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा, थैंक यू।